तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। लेक्चर 1 में हमने जो पढ़े थे फंक्शन, एक बार उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। लेक्चर 1 में हमने रियल फंक्शन के बारे में पढ़ा था, या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन भी उसको कहा जाता है, जब उसकी रेंज में रियल नंबर आते हैं। इसके अलावा हमने आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसको f(x) = x से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है। उसके बाद हमने कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसको f(x) = c से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन पैरेलल टू x एक्सिस होता है। उसका डोमेन रियल नंबर होता है, रेंज जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकती है। आज की जो हम स्टडीज़ शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं पॉलिनोमियल फंक्शन से। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपके सामने लिखी हुई है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं a0 + a1x + a2x। यहाँ पर a0, a1, a2 ये जो आप देख रहे हैं ये x के कोफिशिएंट होते हैं, और x की जो पावर रहेगी वो हमेशा होल नंबर में रहेगी, तभी हम किसी फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं पॉलिनोमियल फंक्शन का एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, x² + 2। तो ये एग्जांपल दिया जा सकता है पॉलिनोमियल फंक्शन में। x² का कोफिशिएंट a2 जो है वो यहाँ पर 1 है, और +2 जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इसके अलावा x³ + 3, x³ + x² + 2, ये सब एग्जांपल हैं किसके? पॉलिनोमियल फंक्शन के। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि x की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर में होना ज़रूरी है। मान लो कि आपको एक ऐसा फंक्शन दे दिया जाता है कि x की पावर 3/2 और प्लस एनीथिंग, जैसे कि 3x, ऐसे कोई फंक्शन दे दिया जाता है, तो आप इसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, क्योंकि x की जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है, बस आप x की पावर चेक कर लीजिएगा। अगर x की पावर होल नंबर में है तो इसका मतलब वो फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। वो सिर्फ इतना भी हो सकता है f(x) = x², या f(x) = x³, वो ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है x³ + 1। तो हमें बस ध्यान किस पे देना है, फोकस किस पे करना है? x की पावर पर। x की पावर अगर होल नंबर में है तो दिया गया फंक्शन क्या होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अगर मान लो f(x) = ऐसे दे दिया गया √x, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है? 1/2 है। अंडर का मतलब क्या होता है? 1/2। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। x की पावर होल नंबर में होना ज़रूरी होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, इसलिए उसको भी हम इस तरीके से दिखा सकते हैं f such that r/r। और ग्राफ बनाने के लिए एक छोटा सा पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि f(x) = x²। तो बड़े ध्यान से देखिएगा जो वैल्यूज़ यहाँ पर निकलेंगी। एक और चीज़ है कि f(x) जो है वो y के इक्वल तो होता ही है। अगर आप x की जगह 1 ले लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ऐसे ही अगर आप x की जगह 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। माइनस का 1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। माइनस का 2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी तरह से, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 4 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। -2 को वहाँ पे रखने से -2 का स्क्वायर भी 4 आ जाएगा। फिर -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ऐसे हमने बहुत सारी वैल्यू निकाल ली हैं जिनकी मदद से हम ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा वो 1,1 होगा, यहाँ से पॉइंट होगा 2,4, 3,9, -1, +1, इस तरह के पॉइंट्स यहाँ से हमें मिलेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ किस तरह का आता है। तो ग्राफ बनाने के लिए जो ज़रूरी एक्सेस हैं वो हमने बना लिए हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस बना चुके हैं हम। तो पहला जो पॉइंट है वो 1,1 है। x पे 1, y पे भी 1 यहाँ पे मिलेगा। दूसरा पॉइंट 2,4 है, यहाँ से चलेंगे x पे 2 और y पे 4, ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। अगला पॉइंट है 3,9, तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, x पे 3 और y पे 9 बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाके हमें मिलेगा, कहीं यहाँ पे जाके मिलेगा। इस जगह लगा देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से माइनस की तरफ जाएंगे तो -1, -1, +1 ये वाला पॉइंट होगा। और उसके बाद आगे -2 और 4 है, ये मैंने लिखा नहीं था, -2 और 4, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही -3 और 9 जो है इसके ठीक सामने इसकी मिरर इमेज की तरह से होगा।
अब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो वैसे इस तरह से ये ज्वाइन होंगे, ऐसे करके दोनों साइड का इक्वली आएगा। क्योंकि ये रफ़ ग्राफ पेपर है इसलिए थोड़ा सा इसमें फॉल्ट आ ही जाता है कहीं ना कहीं। तो ये बन गया पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ देखिए f(x = x² है तो इस तरह का बनेगा। अगर x³ हो जाएगा तो ये ग्राफ और ज़्यादा और पतला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना अपने सामने, ये f(x = x³ का ग्राफ है। f(x) को y भी हम लिखते हैं तो इसीलिए यहाँ पे y = x³ लिखा हुआ है। तो जब आप x³ का ग्राफ बनाएंगे ना तो वो इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो आप उस ग्राफ को खुद ही बना के देख लीजिएगा वैल्यूज़ पुट करके। जैसे मैंने f(x = x² का बनाया, ऐसे ही आप इसको भी बना सकते हैं। तो x³ का ग्राफ इस टाइप से आएगा। तो जिस तरह से हमने देखा था कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमेशा फिक्स रहता है, एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी हमेशा फिक्स रहता है, एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन जो हैं उनके ग्राफ थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। ये x² का ग्राफ है, x³ का ग्राफ इस तरह से आ सकता है, x5 का ग्राफ किसी और तरीके से आ सकता है। तो ये ग्राफ थोड़े से अलग हो सकते हैं। अब ये तो हम समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके डोमेन और रेंज की बारी अभी आती है, और ग्राफ भी हम समझ चुके हैं। हमें 4 चीज़ों को समझना होता है कि किसी भी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उसका ग्राफ कैसा होता है, और उसके डोमेन और रेंज क्या होते हैं। तो फोकस करते हैं इसके डोमेन और रेंज पर। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में दोनों ही चीज़ें आर होती हैं, डोमेन भी आर होता है और रेंज भी आर हो सकती है। डोमेन के अंदर कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं और उधर भी आपको कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, इसीलिए इसके डोमेन और रेंज दोनों ही क्या होते हैं, आर होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल चुकी है। रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ग्राफ बदल सकता है, x² का ग्राफ ऐसे हो सकता है, x³ का ग्राफ ऐसे हो सकता है, किसी और का किसी और तरीके से हो सकता है। डोमेन और रेंज जो है वो आर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले फंक्शन की स्टडी करते हैं। अब हमारे सामने एक और अच्छा फंक्शन लिखा हुआ है जिसका नाम है रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है f(x)/gx। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप रेशनल फंक्शन के। तो ऊपर एक फंक्शन होगा और एक फंक्शन नीचे होगा, जैसे कि x² + 2 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे कुछ और लिखा है जैसे कि x³ + एनीथिंग जैसे कि 3। तो ये एक रेशनल फंक्शन कहलाएगा। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। एक ये एग्जांपल हमने ले लिया कि 2x² + 3x + 4 ये। इस तरह के फंक्शंस के ग्राफ बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम एक ऐसा रेशनल फंक्शन लेंगे जिसका ग्राफ हम ईजीली बना सकते हैं। ये रेशनल फंक्शन है 1/x। इसे रेसिप्रोकल फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम रेसिप्रोकल फंक्शन इसलिए कहते हैं, मान लो कि 2 लिखा है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। यानी कि x अगर 2 है तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसे रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहा जाता है, और हम इसे रेशनल फंक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि ये इस तरह से डिवाइड वाली फॉर्म में या फिर कोशेंट वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अभी हम इसके ग्राफ की ही स्टडी करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा ज़रा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि ये जो gx है यानी कि नीचे वाला फंक्शन, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नीचे वाला हिस्सा 0 हो जाता है किसी भी वजह से तो देखिए होगा क्या। मान लो कि हमारे पास जो फंक्शन अभी था, अगर हम उसी की बात करें तो नीचे वाला पार्ट 0 होते ही क्या आ जाएगा, 1/0। और 1/0 एक अनडिफाइंड फॉर्म होती है जिसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, या ऐसा कह सकते हैं कि नॉट रियल नहीं रहती। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में। तो अगर डिनोमिनेटर किसी भी वजह से 0 हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा जो पूरा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हमने बराबर में लिखा है कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। सभी रेशनल फंक्शन में ये चीज़ लिखना ज़रूरी होता है। मैं आपको एक रेशनल फंक्शन और दिखाता हूँ, जैसे कि 10x। 10x भी एक रेशनल फंक्शन होता है क्योंकि 10x को लिखा जाता है sin x/cos x। तो इस फंक्शन के लिए भी cos x को नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर cos x 0 हो गया किसी भी वजह से तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इन फंक्शंस की स्टडी चैप्टर नंबर 3 में हम करने वाले हैं, और यहाँ की नॉलेज चैप्टर 3 में बहुत काम आने वाली है। तो फ़िलहाल जिस फंक्शन की हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है f(x) = 1/x, जो कि एक रेशनल फंक्शन है और इसे रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहा जाता है।
इसके बराबर में साइड में खुद ही लिख देंगे हम x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x अगर 0 हुआ तो ये फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। और जैसे हम लिखते थे कि अभी तक के फंक्शन r के बीच में बने होते थे, लेकिन ये फंक्शन किसके बीच में बना हुआ होगा, r-0 टू r के बीच में। आप ध्यान दीजिए ज़रा, अब तक के फंक्शन को हम ऐसे लिखते थे कि वो r के बीच में बने हुए हैं, क्योंकि वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। लेकिन इस वाले फंक्शन के लिए हमने लिखा r-0 टू r, यानी कि ये वाला जो r है इसमें से हमने 0 माइनस कर दिया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पर 0 पुट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ 0 लिया तो इधर भी 0 हो जाएगा, और 0 आने की वजह से ये फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड, इसलिए 0 नहीं लिया जा सकता। इसीलिए ये जो r है ना, इस सेट A का, इसमें से 0 को हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। अब कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं ताकि ग्राफ बनाया जा सके। 1 लिखेंगे यहाँ पर तो उधर की साइड 1 मिलेगा, अगर 2 लिखेंगे तो उधर की साइड 2 मिलेगा। अगर रख दिया, ये जो है ना ये गलत हो गया, अगर 2 रखोगे ना तुम x की जगह तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, तो इसको 1/2 बना देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से -1 रखोगे तो वहाँ पे -1 मिलेगा, लेकिन माइनस का 2 रखोगे तो माइनस का 1/2 मिलेगा। जैसे ही तुम -2 रखोगे यहाँ पे तो सामने की तरफ तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही और भी वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं। अब इन वैल्यूज़ के बेस पर देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा इसका। तो कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस बना लिए हैं। अब पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट होगा 1,1, तो x पे 1, y पे भी 1, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा 2,1/2, x पे 2 और y पे 1/2, तो 1/2 जो है ना, अब यहाँ पे 1 है तो 1/2 इससे थोड़ा सा नीचे होगा। अगला पॉइंट पॉजिटिव एक्सिस पे मैंने ले नहीं रखा, ले लेता हूँ ताकि सही से आइडिया लग सके। अगला पॉइंट हम F3 ले लेते हैं, तो वैल्यू आएगी 1/3, और 1/3 का मतलब होगा 0.9। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल इस लाइन से टच होना शुरू हो जाएंगे। अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर 1 था, अगर मान लो मैं 1 से कोई छोटी वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि 0.5 लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, 1/0.5 मिलेगा, जिसको हम लिख देंगे 10/5, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 0.5 यहाँ पर होगा, x की वैल्यू 0.5 यहाँ पर होगी, और उस पर हमें 2 मिलेगा, ठीक है। तो 0.5 के लिए 2 यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही और पास आएंगे तो ये और ऊपर जलाएगा, और ये लाइन इधर से टच होना शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो ग्राफ है ना, ये इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके। ये लाइन धीरे धीरे x एक्सिस के पास आना शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे टच नहीं होगी। ऐसे ही वो वाली लाइन धीरे धीरे y एक्सिस के पास आना शुरू होगी और उससे टच नहीं होगी। इसी तरह से जब हम नेगेटिव साइड के पॉइंट ड्रॉ करेंगे, कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो जैसे कि -1 एक पॉइंट है, तो x पे -1, y पे भी -1 पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। दूसरा पॉइंट है -2 और 1/2, तो -2 और 1/2 माइनस का, तो वो पॉइंट यहाँ पे कहीं पास में होगा। तो जैसे जैसे हम इधर को बढ़ेंगे तो लाइन इसके पास आना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे इधर को बढ़ेंगे ऐसे 0 की तरफ, तो ये जो पॉइंट है ये इसके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका ग्राफ भी जो है ना, करीब करीब उसका रिफ्लेक्शन ही बनेगा दूसरी साइड वाले का, और ये ग्राफ ऐसे आएगा। मतलब टच तो नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन काफ़ी करीब आ जाएगा। ऐसा करिए, आप बुक में देख लीजिए कैसा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ इस तरीके का होगा, ठीक है। इस ग्राफ का सही आइडिया लेने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स की संख्या काफ़ी कम थी, तो सही आइडिया इस ग्राफ का मुझे लग नहीं पा रहा था। तो आप जब इसका ग्राफ बनाने चलेंगे तो कम से कम इधर के भी 10 पॉइंट लीजिएगा, उधर के भी 10 पॉइंट लीजिएगा, तब जाके आप सही ग्राफ इसका बना पाएंगे। फ़िलहाल यह है कि हमने रेसिप्रोकल फंक्शन जो है, जो कि रेशनल फंक्शन का ही एक पार्ट है, उसका ग्राफ देख लिया है किस तरह का होता है। तो रिप्रेजेंट किससे करेंगे आप, कभी आपके पास आ जाए रेशनल फंक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो आप ऐसे लिखेंगे या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं उसको। एग्ज़ाम्पल में आप ये भी दे सकते हैं, एग्ज़ाम्पल में आप f(x) = 10x भी दे सकते हैं, एग्ज़ाम्पल में आप f(x) = 1/sin x भी दे सकते हैं। मतलब रेशनल होना चाहिए, p/q फॉर्म में होना चाहिए।
tan x जो होता है ना वो भी p/q फॉर्म में होता है, क्योंकि इसे भी हम sin x/cos x लिख सकते हैं। तो रेशनल फंक्शन के इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। तो हमने देखा कि रेशनल फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एग्जांपल्स दे सकते हैं। ग्राफ इस तरह का होता है रेशनल फंक्शन का। और बचे डोमेन और रेंज। तो इसके डोमेन के बारे में तो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर रख सकते हैं, बस ज़ीरो ही नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ज़ीरो रखा तो ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और उससे क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा। यहाँ पे भी देखो, अगर आप ज़ीरो रखते हैं तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, आपको याद होगी। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, tan 0 की वैल्यू तो ज़ीरो होती है, लेकिन जब tan 0 को इस फॉर्म में लिखा जाएगा sin x/cos x, तो cos 0 की जो वैल्यू होती है उससे तो बात नहीं बनेगी, लेकिन cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी कि x की जगह अगर हमने 90 रख दिया तो cos 90 ज़ीरो हो जाएगा, और उसकी वजह से ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें ऐसी वैल्यूज़ को अवॉइड करना पड़ेगा जिनकी वजह से हमारा फंक्शन जो है उसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो बन रहा होगा। तो ये अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे 1/x के लिए ये डोमेन होगा, आप ज़ीरो नहीं रख सकते। tan x के लिए क्या होगा कि ऐसी वैल्यू जो cos x को ज़ीरो बना सकती होंगी उन वैल्यूज़ को नहीं रख सकते, जैसे कि हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं रख सकते। तो अलग अलग फंक्शंस के लिए ये डोमेन अलग अलग हो सकता है। और अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज के अंदर ज़ीरो नहीं आएगी, बाकी सारे रियल नंबर आ सकते हैं। देखो यहाँ पे हर तरह का रियल नंबर तुम्हें मिलेगा, लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं मिलेगी इसकी रेंज में। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1/x की। तो ये जो रेशनल फंक्शंस होते हैं इनके डोमेन और रेंज अलग अलग हो सकते हैं। के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यही डोमेन या यही रेंज होगा, जैसा फंक्शन होगा उसी के हिसाब से हम उसका डोमेन और रेंज फिक्स करेंगे, और ऐसा हम अपनी एक्सरसाइज में जल्दी ही सीखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल फंक्शन के जो डोमेन और रेंज है वो डिपेंड करेंगे इस बात पे कि हमें फंक्शन किस तरह का दे रखा है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है, या फिर कैसा दे रखा है। लेकिन एक बात पक्की होगी कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। डोमेन रेंज पक्के आप नहीं कह सकते, जब आपको फंक्शन मिलेगा तभी आप उसके डोमेन और रेंज डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर आप कह सकते हैं कि डोमेन के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी उनमें आप ज़ीरो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ज़ीरो रखने से ये फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशनल फंक्शन के बाद अगला इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है मॉडुलस फंक्शन। तो वैसे तो मॉडुलस फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने इससे पहले भी मॉड फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा कि जैसे इसमें -2 रखते हैं तो +2 हो जाता है। तो मॉड फंक्शन को वैसे तो हम नॉर्मली इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अब हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें। कभी भी हमारे पास आया मॉड फंक्शन लिखा हुआ तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि f(x) = x होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होंगी, और f(x) = -x होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इसके ऊपर मैंने कुछ वैल्यूज़ निकाल के देख रखी हैं, आप ज़रा ध्यान दीजिए इन वैल्यूज़ के ऊपर। जब x की वैल्यू 1 होगी, अब 1 का मतलब वो ग्रेटर दैन 0 है, तो x की वैल्यू अगर 1 है तो आप x ही लेंगे, यानी कि जो यहाँ है वही वहाँ पे लेंगे। 1 है तो वहाँ पे भी आपको 1 मिल जाए। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, जैसे कि -1 लिया आपने, तो अगर आप यहाँ पे -1 ले रहे हैं और यहाँ पे -1 रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। समझने की कोशिश करिए, मैं रफ पेपर पे समझाता हूँ। यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं ये काम कैसे करता है। देखिए ये नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे बीच में 0 हो गई, 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ 0 से छोटी होंगी उनके लिए इधर से आंसर आएगा, जो वैल्यू 0 से छोटी होंगी उनके लिए f(x) क्या होगा, -x होगा, और जो वैल्यू 0 या उससे बड़ी होंगी उनके लिए f(x) = क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, 0 से बड़ी या उसके इक्वल वैल्यूज़ के लिए f(x) = x होगा, और 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए f(x) = -x होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर तुमने 0 से छोटी वैल्यू कोई ले ली, जैसे कि -1, तो माइनस का 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, +1। तो यानी कि -1 रख रहे हो तो क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है। और ऐसे ही तो काम करता है मॉड फंक्शन अपना। ऐसे ही 0 से छोटी एक और वैल्यू ले ली, -2, यहाँ पे -2 रखेंगे तो उस x की जगह भी -2 आएगा, तो कितना मिल जाएगा, +2। अब इधर आओ, 0 से बड़ी वैल्यूज़ या 0 ही रखोगे, 0 रखोगे तो इधर 0 मिलेगा, 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा। मॉड फंक्शन के बारे में तुम यही तो जानते थे
कि अगर इसमें प्लस का रखेंगे तो प्लस का ही मिलेगा, लेकिन अगर इसमें माइनस भी रख दिया किसी भी वजह से तो भी क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो इसी बेस पर ऐसे इसको लिखा जाता है। और इसके बाद ये सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली। इतनी सारी वैल्यूज़ मैंने इसलिए निकाली है ताकि अब इसका ग्राफ हम अच्छी तरह से बना सकें। तो बनाते हैं इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने वाई एक्सिस पे ना तो कोई वैल्यू ली है और ना ही वाई एक्सिस को नीचे तक एक्सटेंड किया है। इसकी वजह ये है कि एफ एक्स इजिकल टू वाई होता है और वाई पे मिलने वाली कोई भी वैल्यू आप देख रहे होंगे नेगेटिव नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। इसीलिए वाई पे मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि नेगेटिव वाई हमें यहाँ से मिल ही नहीं रहा है। पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा 1,1, तो 1,1 ये आएगा। दूसरा पॉइंट 2,2, तो इससे तो हमें एक आइडिया मिल रहा है कि जैसे कि अगला पॉइंट हो जाएगा 3,3, फिर उससे अगला हो जाएगा 4,4। अगला पॉइंट इससे 4,4 हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा कहीं, ठीक है। अब दूसरी तरफ -1 + 1, -1 + 1 ये पॉइंट होगा, -2 + 2 ये पॉइंट होगा, -3 + 3 इससे अगला पॉइंट होगा, और -4 + 4 इससे अगला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा कहीं, ठीक है। अब इनको करते हैं ज्वाइन। जितने भी मॉड फंक्शन हो, चाहे उनका डिज़ाइन कुछ भी हो, वो किसी भी तरह के हों, उनका ग्राफ हमेशा वी शेप में ही आता है। अभी मैं आपको एक मॉड फंक्शन दूंगा, आप उसका ग्राफ बनाइएगा और देखिएगा कि वी शेप में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं आपको दे ही देता हूँ एक मॉड फंक्शन f(x) = mod x + 1। ये मैंने आपको एक मॉड फंक्शन दिया है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके, तो आप ये देखेंगे कि इसका जो ग्राफ है वो आ तो रहा है वी शेप में, लेकिन वो ज़ीरो पे नहीं आएगा, वो कहीं और पे टच कर जाएगा। ऐसे करके छोटा सा फ़ोटो दिखा देता हूँ, शायद वो इस तरीके से आपका बनेगा अगर आप ध्यान से वैल्यूज़ पुट करके लिखेंगे। और इसके चेक करने के लिए आप 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसका पहला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने बनाया हुआ है ये ग्राफ। वैसे आप बना लेंगे और इस तरह की शेप आएगी। तो फ़िलहाल हमने ग्राफ तैयार कर दिया है, तो कुछ चीज़ें हमारी समझ में आ गई कि मॉड फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। या तो ऐसे लिखो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है जो नीचे लिखी हुई है। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ग्राफ हमेशा वी शेप में ही बनता है, चाहे कैसा भी मॉड फंक्शन हो, चाहे ऐसा हो या फिर ऐसा भी हो सकता है, mod x - 1, किसी भी तरह का हो सकता है। ग्राफ में हमेशा वी ज़रूर बनेगा, कॉर्नर ज़रूर आएगा। और अब बारी आती है डोमेन और रेंज की। देखिए डोमेन का क्या होता है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आप तो यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है नहीं जिससे कि आप यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ नीचे 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, जो हमने थोड़ी देर पहले ही अभी देखा था। तो आप यहाँ पे x की जगह बेझिझक कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि कोई भी रियल नंबर। तो इसका मतलब डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। लेकिन रेंज को ज़रा ध्यान से देखो, इधर मिलने वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को रेंज कहा जाता है। क्या तुम्हें यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर मिल रहा है? मान लो कि तुम इधर माइनस का 1/2 रखते हो, तो उधर तो तुम्हें प्लस का ही 1/2 मिलेगा। तुम यहाँ पर माइनस का 0.2 रख देते हो, तो लेकिन उधर तो तुम्हें प्लस का ही 0.2 मिलेगा। तो क्या तुम्हें कभी इधर कोई नेगेटिव नंबर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रेंज में 0 ज़रूर तुम्हें मिलेगा। तो रेंज को देखने के लिए अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो 0 1 2 3 4 डैश डैश और इधर माइनस, इधर के नंबर हमें नहीं मिलेंगे, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। सारे के सारे क्या मिलेंगे? पॉजिटिव नंबर मिलेंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे। 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 0.2 मिलेगा। लेकिन रेंज की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 0 से। तो इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर कहाँ तक हो सकती है? प्लस के इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो इसकी रेंज को हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान दो ज़रा, इसमें स्मार्ट तरीका क्या होता है रेंज लिखने का? 0 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी। इन्फिनिटी के साथ कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाया जाता। सेट्स चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, इसको इंटरवल फॉर्म कहते हैं, और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग इससे डरते हैं और ये आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। रेंज को ऐसे भी लिख देते हैं कि ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज़,
ठीक है। ये वो लोग लिखते हैं जिन्हें कोई स्मार्ट तरीके की प्रैक्टिस नहीं होती है। ये आपने सेट्स चैप्टर में देखा था कि जब भी हम इंटरवल वाली फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे करते हैं। तो 0 से बड़े उसके इक्वल और इन्फिनिटी से छोटे सारे नंबर रेंज के अंदर आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सारे पॉजिटिव नंबर रेंज के अंदर आ सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होंगे? 0 से। एक चीज़ और है कि ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जो आर के बीच में बना हुआ होता है। जो यहाँ रखोगे वही वहाँ मिलेगा, लेकिन प्लस का मिलेगा। प्लस का मतलब 0 से 0 या उससे आगे का। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है। रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे ही करना। और ग्राफ हमेशा वी शेप में बनेगा। बस ये हो सकता है कि जैसे हमारा ग्राफ ओरिजिन पे आके मिल रहा है तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे थोड़ा साइड में आके मिलेगा, इसका ग्राफ बनाएंगे थोड़ा सा इधर को बन जाएगा। ठीक है, बना के ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। जितनी प्रैक्टिस खुद से करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। डोमेन कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, कुछ भी यहाँ रखने के लिए आप आज़ाद हैं, लेकिन जो इसकी रेंज है वो उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे और 0 भी मिल सकता है। तो इसका मतलब रेंज स्टार्ट होगी 0 से और एंड कहाँ पर होगी? इन्फिनिटी पर, इसलिए ऐसा लिखा। तो आज हमने 3 तरह के फंक्शंस पढ़े हैं, एक बार रिवाइज़ करवाता हूँ। पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था सबसे पहले, उसके बाद रेशनल फंक्शन पढ़ा था। रेशनल फंक्शन में इंपॉर्टेंट बात ये पता चली थी कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और सबसे एंड में हमने मॉड फंक्शन के बारे में पढ़ा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर इसकी सही जानकारी नहीं होती तो आगे बहुत सारे सवाल गलत हो जाते हैं। तो इन 3 फंक्शंस की स्टडी करने के बाद 3 और बचे हैं जिनको तीसरे लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। जल्दी ही आपको तीसरा लेक्चर मिलेगा, तब तक आप इनकी अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर सब समझ में आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।